खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रजा। आज सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने एक फैसला सुनाया और 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात का उसमें हुक्म दिया गया है। इस पर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ये एक उसकी तशरीह की है कि क्योंकि इस फैसले में दो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने दीगर दो जज साहिबान के इख्तलाफी नोट से इख्तलाफ किया है, इत्तफाक किया है, तो इस वजह से ये फैसला 2-3 से हमारे खिलाफ नहीं बल्कि 4-3 से हमारे हक में आया है, यानी कि 7 जजेस पे ये मुश्तमिल फैसला है। ये तशरीह है आज़म नज़ीर तारड़ साहब की वज़ीर कानून, और वो ये बात करते हैं कि इसके लिए हमें दोबारा रिव्यू की या किसी चीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। फैसला बिल्कुल क्लियर है, हमें किसी किस्म की इसकी तशरीह कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को शौक है तो वो बिल्कुल करा ले। ये मामला जिस अंदाज में शुरू हुआ, पहली बात तो ये कि कोई भी सियासी मसला या सियासी नुक्ता अदालत के सामने आएगा तो उस पर सियासतदान बात करेंगे, जिसके हक में होगा या जिसके खिलाफ होगा उसमें जलसों जुलूसों में बात हो सकती है, टीवी टॉक शोज़ में बात हो सकती है। और इसमें एक बात और भी कि जब सियासतदान फैसले के ऊपर बात करते हैं तो वो जज साहिबान के ऊपर भी बात कर सकते हैं, और एक तारीख है हमारी जो सियासत और अदालत की। लेकिन इसके साथ जब ये मामला शुरू हुआ और दो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो एक केस सुन रहे थे, उन्होंने चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट की कि आर्टिकल 183(4) के तहत सू मोटो नोटिस लिया जाए, और उसके बाद ये बात हुई कि बेंच जो 9 रुकनी तश्कील दिया गया है इसको फुल कोर्ट होना चाहिए। ये सियासी जो हमारे अकाबरीन हैं उनकी तरफ से ये एक मुतालबा सामने आया। बहरहाल उस जज ने उस बेंच ने ये केस की हेयरिंग स्टार्ट की। बाद में 4 मुअज़्ज़ज़ जज से 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने अपने आप को इससे अलग कर लिया और 2 ने एक इख्तलाफी नोट लिखा, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याया अफरीदी साहब ने, और उन्होंने यही बात की। बहरहाल ये सवाबदीदी इख्तियार था चीफ जस्टिस साहब का कि वो कैसे इसकी कार्रवाई को आगे लेके चलते। तो बहरहाल जो 5 रुकनी बेंच जो था उसका जो फैसला आया और उसमें 2 जज साहिबान ने, यानी जिसमें शामिल है जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल, उन्होंने जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याया अफरीदी के इख्तलाफी नोट्स की तायीद की है। और इसी वजह से वफाकी वजीर साहब हमें कहते हैं कि ये फैसला जो है ये इनसे उनके हक में आए, कोई किसी तशरीह की जरूरत नहीं। एक बुनियादी और सियासी सवाल ये भी है कि अगर 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात हो जाते हैं तो वो इंतखाबात यही इलेक्शन कमीशन कराएगा। पंजाब के अंदर वही निगरान वज़ीर आला हैं कि जिनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतहाई एतराज़ात हैं। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन नताइज को कबूल कर लेगी? क्योंकि अगर वो हार जाती है तो नताइज को कबूल ना करना उनका एक प्रैक्टिस रही है। 2013 के इंतखाबात में हमने देखा कि जुडिशल कमीशन ने जब तक अपनी एक रिपोर्ट नहीं दी और ये कहा नहीं कि कोई मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई थी, तब तहरीक इंसाफ को ये नताइज तस्लीम करने या पब्लिकली उन्होंने इस चीज़ को एडमिट किया। तो क्या हम ये एक मिसाल कायम कर रहे हैं कि अगर इंतखाबात हो भी जाएं तो दोबारा उनको तस्लीम कराने के लिए या फैसले को तस्लीम कराने के लिए अवाम को क्या दोबारा हमें सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना पड़ेगा? प्रेसिडेंट साहब ने जिस तरीके से डेट दी उस पर भी बहुत से लोगों को एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं और कहते हैं कि आर्टिकल 48 वाज़े तौर पर यह कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कौमी असम्बली की तहलील के बाद जनरल इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं या देने के पाबंद हैं, या उनका ये सवाबदीदी इख्तियार है। कहीं पे ये बात नहीं कि सदर साहब आर्टिकल 48 के तहत सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन की तारीख वो दे सकते हैं। ये इस्तेहकाक है गवर्नर्स का 18वीं तरमीम के बाद, आर्टिकल 105 इसमें बहुत ज़्यादा वाज़े है। गुफ्तगू शुरू करते हैं। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं शाहजहां यूसुफ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा, मामले खसूसी हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, बहुत बहुत शुक्रिया। सना मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सना मिर्ज़ा साहब आपका। साबिर बलोच साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा में वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रहे हैं, साबिर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इब्राहिम खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। मुनीफ फारूक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, वकील हैं और इसके साथ आप इनको टीवी पर भी अक्सर देखते हैं, तज्जियाकार हैं, एंकर पर्सन है, बहुत बहुत शुक्रिया मुनीफ फारूक साहब आपका भी। मुनीफ फारूक साहब, मैं क्योंकि आप कानून को बेहतर समझते हैं, बाकी मेहमानों की इजाज़त से आपसे मैं अगर पहला सवाल कर लूँ, और सवाल ये कि जो तशरीह वज़ीर कानून साहब ने दी है कि इस पर कोई ज़रूरत नहीं किसी किस्म के दोबारा जाने की, ये बड़ा वाज़े है, आप क्या समझते हैं कि इससे हुकूमत को ये बात वाज़े है कि अगर 90 दिन के बाद भी इंतखाबात होते हैं और आर्टिकल 254 की रोशनी में कोई इस पर प्रॉब्लम नहीं होगी आईनी हुकूमत के सामने या इलेक्शन कमीशन के सामने? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जो तावील पेश की जा रही है वज़ीर कानून की जानिब से वो बहुत मोहतरम है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है जिस तरह वज़ीर कानून फरमा रहे हैं मेरी दानिश के मुताबिक, क्योंकि जो हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि ये आप 2+2 कीजिए, यानी उस पूरी केस के अंदर पहले जो 2 इख्तलाफी नोट आए हैं और आज जो डिसेंटिंग नोट आए हैं, अगर आप मिला के पढ़िए तो ऐसा नतीजा किया जाता है। जबकि अगर आप जजमेंट को आज जो स्पीकिंग ऑर्डर है आप उसे पढ़िए, उसको बाकायदा तौर पर आपको नजर आएगा
कि उसके अंदर ये बात वाज़ेह तौर पर लिखी हुई है कि ये एक मेजॉरिटी जजमेंट है जो कि 3-2 के तनासुब से सामने आई थी, और ये बात बड़ी क्लियर है। दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पर एक चीज ये ध्यान में रखिए कि जो चीज बताई गई है वो बहुत क्लियर है कि जो सारा मामला है वो इस चीज के गिर्द घूम रहा है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए। वो बात क्लियर है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर ही होने चाहिए। और जो आज डिस्क्रिपेंसी मौजूद थी वो ये थी कि क्या आपने इस जजमेंट को इन आइसोलेशन देखना है आज के ठीक। एक सवाल है सर, एक क्वेश्चन है कि इस केस के दौरान ये भी हमें ऑब्जर्वेशन सुनने को मिली कि आर्टिकल 254 को, जो कि ये बात कहता है कि अगर कोई भी काम आइन के तहत एक मुकर्ररा मुद्दत में होना है और वो ना हो और बाद में हो तो वो भी तसव्वुर किया जाएगा कि मुकर्ररा मुद्दत में हो गया, लेकिन ये लाइसेंस नहीं देता कि इसकी आड़ में आप कोई चीज़ पहले से प्लान करके डिले कर दें। लेकिन अगर इंतखाबात फॉर एनी रीज़न 90 दिन के अंदर नहीं हो सके तो बाद में उन एक्शंस का या बाद में होने का वो तो तहफ़्फ़ुज़ मौजूद है 254 में। मुनीफ फारूक साहब जी, अगर आप अपना सवाल दोहरा दें, आपकी आवाज कटती थी। जी, मैं ये बात कर रहा हूं कि आर्टिकल 254 आपको एक रास्ता फराम करता है, ये जवाब फराम नहीं करता कि आप पहले से प्लान कर लें, लेकिन किसी भी वजह से अगर इलेक्शन डिले हुए तो ये एक रास्ता तो है। जी बिल्कुल, देखिए मसला ये है कि यहाँ पर बहस थी किस बात की कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर हो। ये तो मेरे ख्याल में कोई भी नहीं कह सकता कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं करवाना। हुकूमत की इस्तदा ये थी कि मुतअद्दिद वजूहात हैं जिनकी बिना पर शायद इलेक्शन मुमकिन नहीं है 90 रोज के अंदर। आज सुप्रीम कोर्ट ने इतना मार्जिन तो दे दिया है, कम से कम पंजाब के हवाले से उन्होंने कहा कि लगता है ऐसे है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं हो पाएंगे, तो जो बेरेस्ट मिनिमम डिविएशन है वो की जाए। उसकी गुंजाइश इलेक्शन कमीशन के पास भी है। जो 254 है, देखिए आप कोई परफॉर्मेंस ऑफ एक्शन है वो आपने करना है, जो कि आइन के अंदर एक स्टिपुलेटेड पीरियड किसी भी परफॉर्मेंस ऑफ एक्शन के लिए दिया गया। आप उसे डिलिबरेटली नहीं तब्दील कर सकते या धकेल नहीं सकते। हाँ, ये बात जरूर है कि आप किसी एक स्टेज तक जाएंगे और आप कोई अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिन्हें आप एक्सटेनुएटिंग सर्कमस्टांसेस कहते हैं, वो अगर सामने रख दिए जाएं तो ठीक है, आप उसके अंदर एक उस डिले को कंडोन किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह आपने खुद कहा, ऐसा नहीं है कि आप प्लानिंग करके एक चीज को डिले करें और कहेंगे कि हम इसको डिले ही करना चाहते हैं। वेरी राइट, बहुत शुक्रिया मुनीफ फारूक साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे। सरदार शाहजहां यूसुफ साहब, अब आप जरा मुझे ये बताएं कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने को तब इलेक्शन कमीशन तो तैयार होगा, लेकिन उनको जो मदद चाहिए, जो चीज़ें चाहिए और हुकूमत की सपोर्ट चाहिए, वो उनको मिल जाएगी या आप समझते हैं कि ये वक्ती फैसला करेगा और हालात? देखिए जी, सबसे पहले तो जो इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फ़ैसला है, जजमेंट आई और तफसीली जजमेंट अभी आनी है और उसमें हमने देखना है कि क्या हुकूमत ने कि उसमें क्या डायरेक्शन आती हैं। पहली बात तो यह है कि अब बेंच की, जिस तरह मिनिस्टर साहब ने आज लॉ मिनिस्टर ने बात कर दी है कि बेंच में जो हुकूमत की भी ये इस्तदा थी कि फुल बेंचेस पे कायम हो, तब ताकि ये एक इस वक्त के जो हालात हैं, हालात को देखा जाए और ख़ुसूसन ये जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात हैं, तो इसमें क्योंकि अगर आइन को देखा जाए तो आइन में तो 90 दिन ही है इलेक्शन का और उसकी हर कोई एक्सपेक्टेड यही था कि यही फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। लेकिन हालात को देखना भी इंतहाई ज़रूरी है। इस वक्त जो हालात हैं, आया अभी तो तकरीबन 1 महीना और 10 दिन मेरे ख्याल में रहते हैं या 12 दिन, तो उसमें तो फिर वह इलेक्शन होना इम्पॉसिबल है 90 डेज़ में। तो 90 डेज़ में अगर इलेक्शन नहीं होगा तो फिर उसके आगे जो उसके बाद भी अगर इलेक्शन हो तो बेसिकली कंसेप्ट तो वही हो। लेकिन जहाँ तक इस वक्त के जो हालात हैं, KPK के जो हालात हैं, उसको भी मद्देनज़र रखा जाएगा और पंजाब में भी जो हालात हैं, तो इलेक्शन जिस तरह से डायरेक्शन आई तो हुकूमत तो उस पर तैयार होगी। लेकिन ये फरमाइएगा कि अब सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला है जिसकी तशरीह वज़ीर कानून ने भी एक की है, तो गैर यकीनी की सूरत हाल कभी भी अच्छी नहीं होती मुल्क के लिए, मुल्क की मईशत के लिए, मुल्क के अवाम के लिए। तो वो नहीं आप समझते कि जो भी इसमें आइनी इदारे हैं बशमूल हुकूमत, तो उनको ये उबहाम या कोई भी गैर यकीनी की सूरत हाल दूर कर देनी चाहिए वंस एंड फॉर ऑल? देखिए जी, गैर यकीनी सूरत हाल तो उस वक्त पैदा हुई जब असम्बलियों से इस्तीफ़े दिए गए और इस्तीफ़े देकर फिर उसके बाद वो एक मुल्क को एक ऐसे हजानी पोजीशन में लेकर लाया गया कि आपकी नेशनल असम्बली इंटैक्ट है, 2 प्रोविंशियल असम्बली इंटैक्ट हैं, 2 प्रोविंशियल असम्बलियों के जो हैं वो उनके इस्तीफ़े हो गए, वो असम्बलियाँ तोड़ दी गई
और फिर उसके बाद एक मुल्क को एक ऐसे क्योस में डाल दिया गया कि जहाँ पे अब देखिए जी इलेक्शन पाकिस्तान में नहीं, ये लेकिन डाला जिसने भी सर, पाकिस्तान में ये एक निकालने की प्रैक्टिस जिम्मेदारी आती है हुकूमत पे। नहीं, पाकिस्तान में एक देखिए पाकिस्तान की एक सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन आप अगर देखें तो इकोनॉमिकली हम जिस हालात में या इस वक्त जो मुल्क जिस हालात से गुजर रहा है, क्या ये अफोर्ड करता है कि बार बार इलेक्शन हो? नहीं, ये बात दुरुस्त है आपकी, ठीक है लेकिन ना मैं जी। कह रहा हूँ कि वो जिसने भी लेकिन इसमें इन डाला है सब जिम्मेदारी चीज़ों हुकूमत की है। इन ठीक। सब चीज़ों से निकलने के लिए हुकूमत और उनके तमाम इत्तेहादी जो हैं वो सही। मिल के फैसला भी करेंगे, इंशाल्लाह बात भी होगी और कोशिश ये की जाएगी Very कि right, पहली ठीक। तो बात यह है कि मुल्क को जो इस वक्त की सिचुएशन इससे निकाला बिल्कुल जाए। ठीक, बिल्कुल ठीक। तो उसके बाद इलेक्शन तो जो कॉन्स्टिट्यूशनली एक जिम्मेदारी है हुकूमत की, वो तो कराएंगे। सना मिर्ज़ा साहिबा, आपके पास आने से पहले ज़रा इब्राहिम खान से मुझे एक कमेंट लेना है। इब्राहिम खान साहब, साबिर बलोच साहब, आप भी इस पे इज़हार ख्याल कर सकते हैं। बिल्कुल इब्राहिम खान साहब, ये आर्टिकल 48 कहता है, मैं सिर्फ प्रेसिडेंट साहब के जो एक्शन है या उन्होंने जो फैसला किया उसके हवाले से आपसे एक क्लैरिटी लेना चाहूँगा। आप खुद भी लॉ मेकर रह चुके हैं और कानून आइन को समझते हैं। वो ये कहता है कि प्रेसिडेंट कोई भी काम करेगा, मैं आसान लफ्ज़ों में ज़रा बता रहा हूँ, और वो उसका काम जो है वो इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ कैबिनेट होगा और प्राइम मिनिस्टर होगा, यानी कि कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट साहब को एडवाइस करेगी उसके मुताबिक प्रेसिडेंट अपने अथॉरिटी को एक्सरसाइज करेगा। प्रेसिडेंट साहब ने जब ये इलेक्शन की तारीख दी तो उन्होंने क्या काबीना से या वजीर आजम से इस बात को डिस्कस किया कि वो ये तारीख देने जा रहे हैं या नहीं? इब्राहिम खान साहब, आप आर्टिकल 57 पढ़ लीजिए, उसमें आपको मजीद क्लैरिटी आ जाएगी कि इलेक्शन की डेट देने का जो है अल्टीमेट अख्तियार जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है, क्योंकि दो सूबों के हुकूमतें जो हैं वो एक तो आपकी आवाज मुझे बाउंस बैक हो रही है। मुझे आपकी आवाज ठीक आ रही है, लेकिन आप हवाला दे रहे हैं आर्टिकल 57 का 57, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जी 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 नहीं, मैं थोड़ी सी सर तसी कर दूं, शायद कोई दूसरे आर्टिकल का आप हवाला देना चाह रहे हैं। आर्टिकल 57 जो है ये तो राइट टू स्पीक इन मजलिस शूरा पार्लियामेंट है कि कोई बोल सकता है। प्रेसिडेंट के पास जो इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार है वो आर्टिकल 48 है, वो भी कौमी असम्बली की तहलील के बाद। सूबाई असम्बलियों का जिक्र सर नहीं है उसमें। देखिए, चले इनको कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज को एक तरफ रख के आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को देखें कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस वक्त क्या कह रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियर और क्लियरली डिफाइन कर दिया है और मजीद उनका अभी स्पीकिंग ऑर्डर है, फिर डिटेल्ड ऑर्डर आ जाएगा। अभी मुनीफ फारूक साहब हमारे साथ थे, उन्होंने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जो दिया है, लेकिन उसके साथ ये भी कहा है कि लगता है कि इलेक्शन जो है उसमें उन्होंने गुंजाइश भी रखी है। और आपसे थोड़ी देर पहले आप तहरीक इंसाफ के सरबरा खिताब कर रहे थे, वो भी कहते हैं कि लगता है कि पंजाब में इलेक्शन वक्त पर या 90 रोज के अंदर नहीं होंगे। नहीं, वो ठीक है, मकसद है जो गुंजाइश जिस हद तक गुंजाइश कॉन्स्टिट्यूशनली उसमें हो सकती है उसमें किसी को एतराज नहीं हो सकता। फिर मेरे ख्याल में उसके मुतालिक भी शायद दोबारा डिफाइन करना पड़े सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन उससे हटके जो स्टेटमेंट दी है अपने वजीर कानून साहब ने, वो बहुत मजे का खेज है कि 5 मेंबर्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया है अच्छा, अगर हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की तशरीह इस अंदाज में की है जैसे वजीर कानून साहब ने बताया हमें, तो क्या आप फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट को रुजू करेंगे कि जी इसकी मजीद तशरीह कर दें? नहीं, हम नहीं रजू करेंगे, रजू तो इन्होंने करना है। सुप्रीम कोर्ट ने तो बड़ा क्लियर कर दिया कि 90 डेज आप इलेक्शन करवाएं। फैसला बड़ा वाजे और क्लियर है और इसको आप देख लें। ये कैसे हो सकता है कि जब जो जजेस बैठ के जिनको कॉन्स्टिट्यूट किया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, उसको कैसे कह सकते हैं कि 4 जजेस और शामिल हो जाएंगे, 3 इधर से और शामिल हो जाएंगे? ये तो मजाक उड़ाने वाली बात है। वेरी राइट, बिल्कुल ठीक। साबिर बलोच साहब, अब अगर 90 रोज में इंतखाबात हो या उसके बाद हो, उसमें एक तो ये इस इशू पे जिस पे इब्राहिम खान साहब बात कर रहे थे, अगर आप कोई कमेंट करना चाहें, इंतखाबात होने हैं, अल्टीमेटली होने हैं, तो उसमें आप समझते हैं कि अभी भी कोई गुंजाइश निकल सकती है, कोई विन विन सिचुएशन बन सकती है, सियासी जमातें इस फैसले के बाद भी अगर बैठना चाहें आपस में? साबिर बलोच साहब, देखिए जनाब, बात यह कि आपने जितने भी सवाल मेरे दोस्तों से पूछे और जितने आईनी रेफरेंसेस दिए, वो तो उनका जवाब तो उन
उस 9 बेंच के वो मेंबर्स के जिन्होंने, वो जजेस साहिबान के जिन्होंने इख्तलाफी नोट लिखे हैं और इख्तलाफ किया है, उनके पास आपको इन तमाम चीजों का जवाब मिल जाता है। देखिए, मैं आपको एक अर्ज कर लूं, सबसे बुनियादी बात यह है कि सिविलाइज्ड मुल्कों में, चाहे आप कहीं पर भी चले जाएं दुनिया के, जहां पर सही मानों में जुडिशरी का प्रैक्टिस होता है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहिबान इकट्ठे मिल के फैसला कर देते हैं। हमारे पास माजी में भी ऐसे फैसले आए हैं कि ये साबिर बलोच साहब से रब्ता शायद हमारा मुनक़ता हो गया, उनसे दोबारा ये पॉइंट वो उठाते हैं उनके सामने। सना मिर्ज़ा साहिबा, ये मुझे बताएं कि 2013 का मैंने हवाला दिया, उसके बाद जो जुडिशल कमीशन बना, यानी कि तहरीक इंसाफ को मुतमईन करने के लिए जुडिशल कमीशन की पूरी रिपोर्ट का हमें इंतज़ार करना पड़ा। अब अगर इन्हीं हालात में इन्हीं लोगों, इन्हीं इदारों के साथ इलेक्शन में जाते हैं और तहरीक इंसाफ इलेक्शन हार जाती है, तो आप उम्मीद करती हैं कि वो उन नताइज को वो तस्लीम कर लेंगे या नहीं? देखिए, मेरा ख्याल है कि इलेक्शन में जाना तो शायद सेकंड स्टेज है, बट पहली बात यह है कि इलेक्शन होगा या नहीं होगा। मैं ज़ाती तौर पर यह समझती हूँ कि जो आज का डिसीजन आया उससे कुछ चीज़ों में क्लैरिटी तो आ गई कि इलेक्शन की डेट किसने अनाउंस करनी है, अगर गवर्नर दस्तखत करे, अगर ना करे तो किसने अनाउंस करनी है। और फिर कुछ चीज़ों में जहाँ सदर मुमलिकत साहब से जो गलतियाँ हुई हैं वो भी एक्सेप्टेंस उन हियरिंग्स के दौरान हो गई हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जहाँ हमें ये लग रहा था कि एक आइनी बहरान है या एक ऐसा सिस्टमिक मसला है जिसमें एक पिंग पोंग का खेल चल रहा था कि एक दूसरे के ऊपर डाला जा रहा था, वो कंफ्यूजन कम से कम खत्म हो गया है। लेकिन इस डिसीजन के बाद मुझे लगता है कि जो कंट्रोवर्सी है वो कम होने के बजाय बढ़ गई है। जिस तरीके से डिसीजन आने के बाद नून लीग ने स्टांस लिया है, जो वजीर कानून साहब में जो बात कर रहे हैं, हालांकि ये बात नविश्ता दीवार है कि 5 जजेस की तरफ से दस्तखत शुदा डिसीजन आया है, लेकिन उसको वो कोट करें कि नहीं 7 जजेस के हवाले से फैसला हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक कंफ्यूजन दोबारा से पैदा करने की कोशिश की जा रही है और ऑब्वियसली इसमें फील ये आती है कि शायद नून लीग या फिर पीडीएम इस डिसीजन को उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसके लिए इंट्रा कोर्ट अपीलों में जाएंगे या फिर इसके हवाले से रिव्यूज में जाएंगे। सेकंड स्टेज वो आती है कि जब अगर तो वो इस पे कन्विंस हो जाते हैं तो फिर इसमें एक टेक्निकल एस्पेक्ट है जो मैं चाहती थी कि मुनीब से भी डिस्कस किया जाए कि अगर ये इलेक्शंस में जाते हैं तो फिर वो इलेक्शन किस तरीके से और कहां स्टैंड करेंगे जब 2 सूबों में आपके प्रॉपर फुल फ्लेज गवर्नमेंट्स होंगी और फिर आप ये कहेंगे कि जी इंटरिम सेटअप, तो फिर वहां पर वो आईनी एस्पेक्ट कैसे होगा कि उन सूबों में इलेक्शंस कैसे कॉल आउट होंगे जब वहां पर इंटरिम गवर्नमेंट। अच्छा चलें, अगर इन चीजों से भी हम निकल जाते हैं और इसको भी थोड़ा सा देर के लिए छोड़ दें, इलेक्शन अगर इसी सेटअप के तहत होते हैं जिस पर तहरीक इंसाफ को बेतहाशा तहफ्फुज़ात हैं और उसका नतीजा इनके हक में नहीं आता, तो क्या वो इसको तस्लीम करेंगे नतीजे को या नहीं? देखिए, मुझे लगता है कि वैसे तहरीक इंसाफ इसको तस्लीम नहीं करेगी, लेकिन ये देखने से ताल्लुक रखता होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो किस तरीके रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि आज का जो डिसीजन है इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी विनिंग एस्पेक्ट शो कर रही है कि जी ये हमारी जीत है। खान साहब के केसेस, ये अलग बात है कि अलग अलग कोर्ट्स में चल रहे हैं, लेकिन खान साहब के लिए ये एक बड़ी विक्ट्री है। अब इसको हम जिस तरीके से भी प्रोजेक्ट करें, लेकिन रियलिटी ये है कि वो 90 रोज में इलेक्शन चाहते थे और इस डिसीजन में बड़ा क्लियर कहा गया है कि चलें अगर आप 90 रोज में नहीं कर सकते हैं तो कम से कम वक्त में आप करें। डेट सुप्रीम कोर्ट खुद अनाउंस नहीं कर रहा, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन को पाबंद कर रहा है कि आप गवर्नर से मिलकर या सदर से मिलकर इलेक्शन की डेट लें। लेकिन ये कंफ्यूजन कम से कम खत्म हो गया। लेकिन इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बैकफुट पर जाएगी अगर इलेक्शंस होते हैं। ठीक, उन्होंने तो ऐलान कर दिया है कि अगले हफ्ते से बाकायदा इलेक्शन मुहिम शुरू कर रहे हैं। साबिर बलोच साहब से राब्ता बहाल हो गया। सर, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। साबिर बलोच साहब जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि यानी मेरा जो कहने का मतलब ये था कि ये हमारी रिपोर्ट, उसको चाहिए ये था कि वो सब जजेस इकट्ठे मिलके एक कॉन्सेंसस पे आते हैं, और जब वो कॉन्सेंसस पे आते हैं तो ये बहुत बड़ी जो है ना एक सलाह पैदा होगा और एक बहुत बड़ी अनफॉर्चुनेट बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस के अपने दरमियान इख्तलाफात, और वो इख्तलाफ भी एक जज की नहीं है, वो इख्तलाफात जो 4 और 6 के दरमियान 5 के दरमियान की बात। अब मसला ये कहने का कि देखिए, बात ये है कि इसको को अब आप उस तरफ ना जाए, लेकिन हमारे प्रधान मिनिस्टर के यानी आपसे पूछा कि आप रिव्यू पिटीशन पे जाएंगे, रिव्यू पिटीशन तो बात इसकी बन सकती है। लेकिन साबिर बलोच साहब, इसमें तो अब एक फैसला आ गया, उसकी जो भी आप तशरीह करें, उस पर खदशात का इजहार करें ना करें, अब इससे आगे की बात हमने करनी है कि आप चाहे वजीर कानून साहब ने जो बात की है अगर उसको भी आगे लेके चले तो कोई ना कोई फैसला तो होना है।
कि इलेक्शन अगर 90 रोज में है, उससे पहले हैं या उसके बाद है, कोई भी बात इसमें होनी है तो बात फिर वही आएगी कि आगे का जो काम है वो कैसे मैनेज होगा, कैसे कंडक्ट होगा। नहीं जैकेट जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ आपको, ये आगे का जो काम है, ये कंट्रोवर्सी जिसने पैदा की है, तो वही लोग ठीक कर सकते हैं इसको। हम कहते हैं, बार बार ये कहते रहते हैं, लेकिन बुनियादी बात यह कि जैसा ने जो एक बात की थी उस पर आप गौर कर लें कि अगर आइन में ये इख्तियार वज़ीर आला को या किसी है कि जी कि वो असेंबली तोड़ में, ये भी तो जजेस का या ये भी उसका फर्ज था कि वो हालात बताए, इस हालात की बुनियाद पे, इन हालात की वजह से, तो हालात और बुनियाद ये भी है। बिल्कुल ठीक। साबिर बलोच साहब, माजरत एक दफा आपकी बात दोबारा काट रहा हूँ, कोई आपकी वो कनेक्शन में कोई इशू है, आपकी सही तरह आवाज हमें समझ नहीं आ रही, दोबारा आपसे रब्ता करते हैं। जी, साबिर बलोच साहब से रब्ता करते हैं, कोई कनेक्शन का इशू है। शाहजहां यूसुफ साहब, अब इलेक्शन के लिए वैसे क्या तैयारी है कि 90 रोज़ के बाद अल्टीमेटली होना तो है, तो उसमें अब मुश्किल फैसले भी आप कर रहे हैं, मईशत का हाल भी आपके सामने है, दूसरी जानिब PTI जो है वो अब एक अपना बयानिया लेके चल रही है, तो बड़ा टफ टास्क है आगे चल के। उसकी तैयारी आप नहीं समझते कि जो भी फैसला हो तारीख के हवाले से आपकी कम से कम जो है वो तैयारी शुरू हो जानी चाहिए? देखिए जी, हम तो फील्ड में हैं और पहले भी फील्ड में थे। यह ज़रूर है कि हमने बड़े सख्त फ़ैसले किए, हमारी हुकूमत ने बड़े सख्त फ़ैसले किए, जो पिछले 4 साल का गन था वो हमारे उसके खाते में आया और लामाल्ला इसमें बड़ा नुकसान भी हुआ, लेकिन मुल्क को एक ट्रैक के ऊपर लाने की कोशिश की है और इंशाअल्लाह होपफुली अभी कुछ दिनों के बाद ये नज़र आएगा कि इंशाअल्लाह मुल्क एक दोबारा एक ट्रैक पे वापस आ रहा है। तो ये सिचुएशन तो इस सिचुएशन को तो ज़रूर देखा जा रहा है, क्योंकि बेसिकली PTI का तो मकसद ही यह था कि जो इस वक्त जो हालात हैं, जो मुल्क अपने वापस ट्रैक पे आए तो उसको ना लाया जाए। तो इस वजह से उन्होंने असम्बली से भी इस्तीफे, असम्बली तो तोड़वा भी दी, और फिर ये इलेक्शन की जो बात है तो हम तो यही कहते हैं। अच्छा, आज के फैसले में सर एक बात ये भी थी कि अगर उन्होंने कहा कि अप्रैल में अगर इंतखाबात मुमकिन नहीं तो मुशावरत से पंजाब में तारीख बदली भी जा सकती है। अगेन बात वही आ गई कि सियासतदानों को फिर एक अदालत जैसे बात करती है, मौका देती है, और ड्यूरिंग हियरिंग भी ये बात की कि आप मुशावरत उसमें काफ़ी चीज़ें हैं। एक तो ये है कि ये फैसला हो गया कि गवर्नर जो है उसके इख्तियारात हैं, और जिस तरह के PK के गवर्नर के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि वो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर डेट मुशावरत के साथ वो करें। और फिर पंजाब में क्योंकि वो जब असम्बली टूट गई थी तो असम्बली तोड़ी गई थी तो फिर उस वक्त गवर्नर साहब ने साइन नहीं किए थे, तो इस वजह से वो थोड़ा सा लूप उसमें आता है। बाकी जहाँ तक बात यह है कि 90 डेज़ में अभी तो क्योंकि ये जो इलेक्शन हो रहा, इलेक्शन की डेट जब आएगी तो वो लामाल्ला गवर्नर्स के साथ। अच्छा, तहरीक इंसाफ भी इस चीज को अंडरस्टैंड करती है। कल फवाद चौधरी साहब ने रोस्ट्रम पे खड़े होके बोला सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि हम कोई नहीं चाहते कि मिसाल कायम हो के और अगले इंतखाबात की तारीख के लिए भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना पड़े या इस फैसले को मिसाल बना के आगे कोई फैसला किया जाए। तो यानी उनमें भी ये रियलाइजेशन है कि ये फैसला सियासतदानों का ही होना चाहिए। जैसे जी असल में अगर रियलाइजेशन हो तो इस मुल्क के लिए भी रियलाइज करें जी कि अभी जो ज़िमनी इलेक्शन में वो जा रहे थे, और जिस तरह ज़िमनी इलेक्शन में क्या ये मुल्क अफोर्ड कर सकता है? क्या ये मुल्क 2 इलेक्शन अफोर्ड कर सकता है? लेकिन ये तो आईनी सवालात का जवाब फिर कैसे आपने देखा ना जी, आईनी सवालात की जो बात है तो आइन में जो चीज़ें रखी गई हैं, अब देखें आइन में अब 90 डेज़ का तो ज़रूर है, लेकिन 90 डेज़ के बाद अभी तो 90 डेज़ में इलेक्शन नहीं हो सके। फिर दूसरी बात यह है कि KPK में जो इस वक्त सिचुएशंस है, फ्री हैंड वहाँ पे भी नहीं, मुल्क के जो हालात हैं वहाँ पे सिक्योरिटी के जो सिचुएशंस है, और फिर दूसरी बात यह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं तो वो भी इस वक्त टेररिज्म को कम्पेट कर रहे हैं। उस लिहाज से भी जहाँ तक इलेक्शन जो है, आप समझते हैं कि जो डायलॉग के और राउंड की बात की गई है वो मुमकिन है? इसमें तमाम पार्टियों को इंक्लूडेड PTI को हमें इस वक्त मेरे ख्याल में यह हमें सोचना चाहिए। और चाहिए तो बहुत कुछ ना, लेकिन रियलिटी पे भी बात करें ना, वो आएंगे आपके साथ बैठेंगे, अगर अभी भी आपको कुछ फहमी है तो। जी उन्होंने तो कभी नहीं आना। देखिए इस मुल्क के लिए देखो, अगर मुल्क की बात है तो उनको हर वक्त दावत दी गई, लेकिन इवन के हम अपोजिशन में भी थे
तो फिर उस वक्त भी दावत दी बिल्कुल कि मुल्क के लिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी Very की right, जाए, very right. लेकिन वो उन्होंने नहीं, उस वक्त भी नहीं आए। अब शायद शायद कोशिश अब भी करते ना हैं। आ जाए, कोई पता नहीं होता। जी जी बिल्कुल। चलें, बाकी इब्राहिम तमाम खान जमातें साहब, साथ हैं। इब्राहिम खान साहब, इस फैसले की बाद अगर 90 रोज के अंदर इंतखाबात हो गए या 90 रोज के बाद भी हुए, इसी सेटअप के तहत लेकिन हुए, यानी कि वही इलेक्शन कमीशन, वही निगरान वजीर आला, वही सारा सेटअप, वही ब्यूरोक्रेसी जिसके ऊपर आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या आप ये गारंटी दे सकते हैं यानी कि तहरीक इंसाफ ज़बानी तौर पे, तहरीरी तौर पे, कि जो भी नतीजा होगा वो आपको काबिल कबूल होगा? सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा इस वक्त जो वास्ता पड़ा हुआ है वो ऐसी जमात से पड़ा हुआ है जिसकी एक लीडर साहिबा जो है वो फरमाती है कि जब तक नवाज शरीफ के केसेस खत्म नहीं होते इलेक्शन नहीं हो सकते। अच्छा, उस पे अता तारड़ साहब ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ साहब जब वापस आएंगे तो फैसला मेरिट पे होगा। तो मेरे ख्याल में जो हुकूमत के नुमाइंदे हैं उन्होंने एक अच्छी बात करके इसको एक्सप्लेन कर दिया कि मेरिट पे फैसला होगा चाहे जो भी हो। नहीं, मेरिट पे क्या फैसला होगा, वो कह रही है कि तब तक इलेक्शन हो ही नहीं सकते। मकसद है कि इलेक्शन की डेट भी उन्होंने देनी है, एग्जेक्टिव के इख्तियारात भी उनके पास हैं, जुडिशरी के इख्तियारात भी उनके पास हैं और लेजिस्लेटिव इख्तियारात भी अच्छा इब्राहिम खान साहब, खातून के पास हैं। अगर ये बात सुने मेरी बात, अगर ये बात निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी साहब करते या चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर साहब करते तब तो शिकवा बड़ा जायज़ और वैलिड था। पॉलिटिशियंस जो हैं जलसा आम में ऐसी बहुत सी बातें करते हैं, खान साहब बहुत सी बातें करते हैं कि जो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होती उनके मुखालफिन को। नहीं, मैं एक माइंडसेट की बात कर रहा हूं, जैसे अभी आपके ये ऑनरेबल एडवाइजर साहब बैठे हुए हैं, जिस तरह बातें कर रहे हैं, देखिए कौम को डीरेल ना किया जाए, एक डायरेक्शन में आप चलें। आपका बुनियादी सवाल जो मेरे से था वो ये है कि एक तो अब मेरी आवाज इतनी बाउंस बैक कर रही है मुझे सर, लेकिन आपकी आवाज हमें बड़ी क्लियर आ रही है। मैं सवाल दोहरा देता हूं आपकी सहूलियत के लिए। नहीं, मुझे खुद मुझे आपके सवाल की समझ आ रही है, जब मैं बोलता हूं तो मुझे बाउंस बैक हो रहा है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं। हाँ जी, लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि आप इंतखाबात को कबूल करेंगे। आप पिछले रिजल्ट्स उठा के देख लें, रिसेंट जो इलेक्शन अभी राजनपुर में हुई है, आपके सामने इन्हीं की हुकूमत है। पंजाब में भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद जो भी हुकूमत है, पंजाब में तो निगरान हुकूमत, वही मैं कह रहा हूं, उस पर भी आप कह रहे थे ना कि हमें इतराजात हैं। जी जी। तो उन इतराजात के बावजूद भी लोगों की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी हुई है। तो और ये जितनी यस और नो, क्या आप उन नताइज को कबूल टेक करेंगे? माय आंसर फॉर ग्रांटेड के आप तो 2/3 की ये कह रहे हैं, हम 3/4 के साथ आ रहे हैं इंशाल्लाह। और जो 9 माह के अंदर इन्होंने इकोनॉमी की हालत कर दी है। और इसको रिफ्रेश कर लेता हूं, हमारा इसको रिफ्रेश कर लेता हूं सर, इसको क्वेश्चन को रिफ्रेश कर लेता हूं। वो ये कि अगर मतलब कोई भी सिनेरियो हो सकता है ना, आप तो कह रहे हैं कि 3/4 के साथ आ रहे हैं, मतलब आपकी मेहनत है अगर आप आ सकें। अगर आप इलेक्शन हार गए तो क्या वो नतीजा आपको काबिल कबूल होगा? देखिए मेरी बात सुने, इट्स रिटन ऑन द वॉल। अब आप एक असम्पशन के तहत मेरे से क्यों बात पूछ रहे हैं? मेरा सवाल कुछ और, आप मुझे सिर्फ इतना, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इलेक्शंस आप आने दें, इलेक्शंस का आप देख लेंगे, आपको क्लियर कट जो है अब पिछले जो 9, 10 या 20 इलेक्शंस लेट मी आस्क इट अगेन इब्राहिम साहब, एक दफा फिर मैं आपसे पूछ लेता हूं। मैं कह रहा हूं ना, हम कबूल करेंगे, अवाम इनको इस दफा नहीं करने देगी ये गड़बड़ जो जिसका इन्होंने अभी भी राजनपुर में भी बहुत कोशिश की। सवाल को अंडरस्टैंड करें। चलें, आप कहते हैं कि 80-90% या 95% आपका जीतने का चांस है। वो जो आखिरी 5-4% बकौल आपके या तहरीक इंसाफ जैसे पोर्ट्रे कर रही है, अगर कोई दूसरी जमात जीत जाती है तो क्या आपको अपनी हार कबूल होगी इस सेटअप के तहत या नहीं? हमें देखिए, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। हम ये नहीं कह रहे कि हम जीत जाएं तो इलेक्शन फेयर है, हम हार जाएं तो इलेक्शन फेयर नहीं है। मैं आपको प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं, मेरा ग्रास रूट लेवल से ताल्लुक है। 2 इलेक्शंस में आजाद हैसियत में लड़के बना हूं। पहली दफा किसी पार्टी को ज्वाइन किया था 2013 के इलेक्शन पीटीआई से लड़ा है, अब भी पीटीआई में मौजूद हूं।
तो आपको क्लियर कट बता रहा हूं जो ग्राउंड रियलिटी है, लोगों के वक्त दो वक्त सर ये की तो ग्राउंड खाने की रोटी रियलिटी नहीं और है। एक साउथ पंजाब प्रोजेक्शन की की तरफ या अगर आप प्रेडिक्शन आगे की बात देखें, होगी ना। मेरा सवाल आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। अगर सिंपल जवाब आप अगर देना नहीं चाहते, सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि अगर पीटीआई इलेक्शन हार गई तो क्या नतीजा कबूल करेगी या नहीं, यस या नो? मैं कह रहा हूं पीटीआई इलेक्शन जीत रही है और इस इलेक्शन को अब कोई बाई का लाल नहीं रोक सकता। आप मुझे कैसे कह रहे हैं कि इलेक्शन हार गए? एक ऐसी असम्पशन चलो, दे रहे हैं जिसका बिल्कुल कि कोई बेसिस नजर नहीं आ वेरी रहा राइट, ग्राउंड वेरी रियलिटी राइट, पे। वेरी राइट। आई टेक इट एज नो सर, विद योर परमिशन। साबिर बलोच साहब, अब वो बात करते हैं कि जी हम तो इलेक्शन जीत रहे हैं, जीत गए हैं, तो पता नहीं 2/3 से भी ज्यादा मेजोरिटी से आ सकते हैं, तो इट मीन, लेकिन हमें 2013 का जैसे मैंने हवाला दिया कि तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए जुडिशल कमीशन बना, जिसने ये बात की कि कुछ वाक़यात हुए लेकिन मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई, ये उनके वर्ड्स थे। तो इस दफ़ा जो इलेक्शन होता है और नतीजा अगर तहरीक इंसाफ की तवक्कुआत के बरक्स आता है, तो ये सियासी जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, इसको आप ख़त्म होता देख रहे हैं या नहीं, साबिर साहब? जी देखें, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की सियासत को एक शख्स ने यरगमाल बनाया हुआ है और पूरे सियासत एक शख्स के यानी उसकी जो सोच है, जो ऑटोक्रेटिक उसकी जो सोच है, उसके इर्द गिर्द घूम रही है। पीटीआई जो है एक ऐसी जमात नहीं है कि जिसमें फैक्ट की बात हो जाए या कॉन्सेंसस पे कोई बात वहां पे हो जाए। इमरान खान साहब अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, जो बोलते हैं नहीं बोलते हैं, वो ये सब लोग जो है ना उसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। लेकिन कोई दुनिया का कोई मुल्क, कोई मुमलिकत, किसी तरह कोई हुकूमत वो एक शख्स की ऑटोक्रेसी से नहीं कर सकता मेरे भाई। देखिए, मैं आपको अर्ज कर लूं कि इसी चीज को मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था कि यानी चीजों को इन ऑर्डर रखने के लिए जुडिशरी हो या दूसरे अदारे हों, वो आप ट्रेडिशंस को बहाल रखने के लिए, मामलात को सही सिमत पे ले जाने के लिए आपको बहुत सारी चीजें कंसीडर करनी पड़ती हैं। मैंने जो एक चीज आपसे कहा था, आप इलेक्शन की बात तो कर रहे हैं, अभी आप देखो एक चीज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी अपने इख्तियारात से तजावुज कर दिया था और उन्होंने अब अपना मामला जो है ना वो सुप्रीम खैबर पख्तूनख्वा वाला वो वापस ले लिया। ये कितनी यानी डिस्गस्टिंग बात है और कितनी एम्बेरसमेंट वाली बात है कि भाई ये बातें पहले सोचनी चाहिए थी। मैं तो चीफ जस्टिस साहब से भी गुजारिश करूंगा कि जनाब आप भी इस चीज को देख लें कि जिस तरह हमारे जज साहब ने फरमाया था, नसमिल्ला साहब ने, कि जनाब इस चीज को भी तो आप गौर करें कि अगर दो असेंबलियां अगर डिसॉल्व कर दी गई हैं तो क्या वो रिक्वायरमेंट पूरे हुए हैं? लेकिन एक बात है साबिर बलोच साहब कि ये तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की ऑब्जर्वेशन थी, लेकिन जी अतर मिनल्ला साहब आप बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन अगर आप एक सेकंड मेरी गौर करें, मुझे गिव मी 1 मिनट, चुप करके बैठा रहा हूं। देखें ना, अच्छा बात बुनियादी ये है कि अब ये काम किसने करना है, किसने नहीं करना है। पॉलिटिकल पार्टीज अपनी जगह पर तो बैठेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि इमरान खान के साहब के एक साथी वो अब भी इस बात का ही जवाब नहीं दे सकते कि जनाब कि हम इलेक्शन हार भी सकते हैं। देखो ना, जब ये मेंटलिटी होगी, जब इस किस्म की बात होगी तो इन इलेक्शन की रिपरकशंस क्या होंगे? एक अच्छा, दूसरी बात ये है कि क्या ये फिर से असेंबलीज को डिसॉल्व करेंगे या नहीं करेंगे? अगर खुदा रहा था ये यानी एक दो असेंबली में अगर आ गए, मैं आपसे ये सवाल कर लेता हूँ साबिर बलोच साहब, मैं आपसे ये सवाल कर लेता हूँ, ये बड़ा अहम और बुनियादी नुक्ता है कि क्या सियासी जमातों को इस नुक्ते पे इंतखाबात से पहले मुत्तफिक नहीं होना चाहिए कि नतीजा कुछ भी हो वो तस्लीम करेंगे? आप नहीं समझते कि एक बुनियादी नुक्ता है कि जिसके ऊपर मुत्तफिक होना इंतहाई जरूरी है, वरना इस इलेक्शन का क्या फायदा होगा? क्या सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा या नहीं? जी बिल्कुल जी, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं कि बुनियादी बात यही है कि आपको तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक कुछ वजाहतें उनकी जो है ना वो एक नुक्ते पे, कुछ नुक्तों पे आना चाहिए उनको। अगर उन नुकात पर अगर वो एग्री नहीं कर गए तो फिर कल को जिस तरह ईस्ट पाकिस्तान का डिबेट किस बात पर हुआ था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी नहीं हुए थे। चले ठीक है जी। अच्छा, तो अब ये कि अब दूसरी बात मैं आपसे फिर से गुजारिश करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी साख बचाना चाहिए। चले मर्डर को जनाब आपने जुडिशियल मर्डर का साबिर बलोच साहब, एक गुजारिश ये है कि वही सुप्रीम कोर्ट कातिल कहलाई गई। आप ये बात को चाहते हैं कि आपके इस किस्म की बातें फिर से दोहराई जाएं? साबिर साहब, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो भी आपके बात है या कुछ है, वो पार्लियामान का एक फोरम मौजूद है कि जहाँ पे खुल के आप बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे पब्लिक डोमेन में
फैसले के ऊपर एक फेयर कमेंट हो सकता है कि जज साहिबान के हवाले से या ओवरऑल इदारे के बारे में तो मुनासिब नहीं लगता, उसके लिए पार्लियामान का कौमी असेंबली सेनेट का फोरम मौजूद है। जी चले, मैं सर, वेरी राइट, पॉइंट वेल टेकन सर, आगे बढ़ना है मुझे। नहीं देखिए मेरी बात मैं तो आखिर में एक बात कर दूंगा कि जनाब दे हेल्प टू ऑन देयर ओन, पॉइंट वेल टेकन साहब, अपने मामला जी बिल्कुल ठीक। सना मिर्जा साहिबा, ये जो नुक्ता एक मैंने उठाया था, आप क्या कहेंगी कि बहुत ऐसी चीजें जो इलेक्शन से पहले सियासतदानों के बीच में सेटल होनी चाहिए कि जी इसमें जो डिजिटल मरदमशुमारी है इसको कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, क्या रिजल्ट होंगे, क्या इन्हीं डिलिमिटेशंस पे आप मुत्तफिक हैं, कौन सा शख्स है जो कर सकता है, क्या चीफ इलेक्शन कमीशनर के ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर हो गए। अगर आप ये मानने को तैयार ही नहीं है कि आप नतीजा जो है वो तस्लीम करेंगे चाहे कोई भी जमात हो, तो फिर इस एक्सरसाइज का क्या फ़ायदा है? मैं एक छोटा सा पॉइंट आपकी इजाज़त से कहना चाहूँगी इब्राहिम साहब से पहले, वो ये कि ये बात कर रहे थे कि 99% 90% गालिबन जो है वो हमारे चांसेस हैं कि हम जीतेंगे। मेरा इनसे क्वेश्चन ये था विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि आपके लीडर ने जब ये कहा कि जी रावलपिंडी पहुँचो, आपके लीडर ने कहा इस्लामाबाद पहुँचो, लाहौर निकलो, लेकिन आपके कारकुनान कहीं पर हमें नज़र नहीं आए। उसके बाद जो अभी रिसेंट एग्जाम्पल है जेल भरो तहरीक की, उसमें 100 से 200 बंदा भी पूरे पाकिस्तान में अरेस्ट नहीं हुआ, और जो लोग गलती से हो भी गए वो भी रोज़ाना अपीलें कर रहे हैं कि हमें किसी तरह से बाहर निकालो। तो मेरा ख्याल है कि जेल भरो तहरीक को अलामती जेल भरो तहरीक होना चाहिए था, जो असल क्राइटेरिया था। तो ऐसी सिचुएशन में ये एक्सपेक्ट करना कि आपको लोग वोट देंगे, इसके ऊपर भी थोड़ा सा आपको वर्कआउट करना चाहिए। दूसरी बात आपने की कि पॉलिटिकल पार्टीज किसी एक चीज के ऊपर स्टैंड नहीं करती हैं। मेरा ख्याल ये कि जिस तरीके से पीडीएम ने बेंच के ऊपर इख्तिलाफ किया, लेकिन उसके बाद 5 लोगों के जो बेंच बना, उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है जो डिसीजन आएगा हम इस बेंच को फॉलो करेंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर रोजे अव्वल से जब से वो हुकूमत से निकली है लातादाद एलिगेशंस लगा चुकी है। अब सारा सेटअप, सारा सिस्टम इलेक्शन कमीशन ने कंडक्ट करना है, सारा इलेक्शन जो प्रोसेस है उसको उन्होंने कंडक्ट करना है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इस चीज से बालातर होगा। मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी और हिट लिस्ट के ऊपर पीटीआई की इलेक्शन कमीशन होगा, और उसके बाद मौजूदा हुकूमत होगी, और फिर उसके बाद जो आपका प्राइम प्रोविंस है पंजाब, उसमें जो वजीर आला बनाए गए हैं फ्रॉम द फर्स्ट डे उनके ऊपर जिस किस्म की एलिगेशंस आ रही हैं, इल्जामात आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि अगर इलेक्शन होता भी है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको कंट्रोवर्शियल नहीं बनाएगी, अगर तो वो कामयाब नहीं हो जाती। इसमें हम काफी वैसे बात पहले भी कर चुके हैं कि जो पाकिस्तान में हारता है वो नतीजे को तस्लीम नहीं करता, तो फिर ये सियासत कब तक जारी रहेगी? इसका मतलब तो ये है कि पीटीआई बड़ी एक विन विन सिचुएशन में, अगर जीत गए तो ऑल गुड, अगर नहीं जीते तो देखें धांधली हुई है। इसमें लेकिन एक चीज है कि थोड़ा सा पॉलिटिकल मैच्योरिटी का फर्क है। जब 2018 के इलेक्शन हुए थे सबको पता है कि किस तरीके से हुए थे, कैसे कंडक्ट किए गए थे। तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज थी अदर देन पीटीआई वो नहीं चाहती थी कि पार्लियामेंट में जाए। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा था सब बायकॉट करें। उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी जिसने कहा था कि नहीं हमें इलेक्शन में जाना चाहिए और पार्लियामेंट फ्लोर को इस्तेमाल करना चाहिए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं बिल इब्राहिम साहब से दरखास्त करूंगी कि ये बुरा ना माने, ये पिछले कई माह से एक ही बात करते रहे कि हमने पार्लियामेंट में नहीं जाना, लेकिन जब इनको रियलाइज हुआ कि अब इलेक्शन होने, ये साल है इलेक्शन का, इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन होनी है, डिसीजन होने हैं, इस हवाले से पूरा प्रोसेस अमल में आना है, तो फिर इनको रियलाइज हुआ कि अब हमें असेंबली में जाना चाहिए, लेकिन उस वक्त तक देर हो चुकी थी। तो मेरा ख्याल नहीं है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं खास तौर पर वो जो कि हारेंगी वो इस चीज को एक्सेप्ट करेंगी और इसमें सरफहरिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी। बिल्कुल ठीक। सरदार साहब, मरियम नवाज शरीफ साहिबा आपकी सियासी कैंपेन चला रही हैं, दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया कि अगले हफ्ते से हमारी मुहिम जो है वो बाकायदा उसका आगाज़ हो जाएगा। तो जो मुहिम जिस किस्म की होगी तो बड़े इल्ज़ामात भी लगेंगे, इसमें एक दूसरे के बारे में ऐसी बातें भी कही जाएंगी कि जो नहीं कहनी चाहिए पब्लिक डोमेन में। क्वेश्चन इसके जो एक इतनी एक कड़वाहट मजीद आ जाएगी और जो पोलराइजेशन ऑलरेडी हुई हुई है, तो उस माहौल के अंदर जब आप इलेक्शन में जाएंगे तो हमारे सामने क्या नतीजा आएगा? देखिए जी, अगर आप देखें तो पीटीआई गवर्नमेंट में थी तो फिर भी यही सिचुएशन थी, यही हालात थी, इसी तरह की बातें थी। जब कायदे अवान होता है तो वो सबको साथ लेकर चलता है। जब ये कायदे अवान थे तो फिर भी सबसे दुश्मनी लगाई हुई थी। और इवन के अगर इतनी संजीदगी अगर ज़ाहिर करती है लीडरशिप, तो उस वक़्त जो सिक्योरिटी कौंसिल की मीटिंग हुआ करती थी तो उसमें भी प्राइम मिनिस्टर नहीं आए। जो जॉइंट सेटिंग हुई मुल्की हालात पे, तो उसमें भी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं आए। संजीदगी मुल्क के लिए ये संजीदगी थी। तो अब क्या आप उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो संजीदगी से कुछ वो करेंगे? ये संजीदगी उनमें नहीं है। जिस तरह ये बहन बात कर रही थी उसके हवाले से कि इस पॉलिटिकल वो जो इसमें पीटीआई में वो एक एलिमेंट्स है, वो उसका जिस तरह इब्राहिम साहब ने जवाब नहीं दे सके किसी चीज़ का कि हम एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। 2018 का जो इलेक्शन हुआ, हमारे साथ जो कुछ हुआ
वो पूरा पाकिस्तान जानता है, मीडिया जानता है, और जो कुछ किया गया या जिस तरह इलेक्शन इनको जितवाया गया, लेकिन आखिर में फिर क्योंकि मुल्क के लिए, स्टेट के लिए, रियासत के लिए फिर तमाम पार्टियों ने मिलकर उसको चलने दिया। लेकिन जहाँ तक बात यह है कि इस वक्त भी स्टेट की बात हो रही है, अब जो कुछ फैसला भी हो और अवाम जो फैसला करे उसको सबको कबूल करना चाहिए। बिल्कुल कबूल करना चाहिए। इब्राहिम खान साहब, फाइनली सर एक मिसाल दूंगा, वो कि जब अमेरिका में इंतखाबात हो रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन आमने सामने थे और हिलरी क्लिंटन को शिकस्त हुई और उसके बाद उन्होंने एक तारीखी जुमला कहा। उन्होंने कहा बावजूद इसके कि हमें मालूम है कि हमारा मैंडेट चोरी किया, लेकिन सिस्टम को चलाने के लिए हमें नताइज को तस्लीम करते हैं। तो जहाँ पे जमहूरियत की इक़दार रिवायात मजबूत है और जो लोग अपने अवाम और मुल्क का फ़ायदा चाहते हैं वो कभी कभार ऐसे फैसलों को भी कबूल करते हैं, लेकिन पहले से एक फ़ज़ा बना देना कि अगर नतीजा खिलाफ आया तो वो धांधली होगी और हम कबूल नहीं करेंगे, एक फ़ज़ा बनी हुई है, आप तस्लीम करें या ना करें, तो ये कितना मुनासिब है इंतखाबात पे जाने से पहले? इब्राहिम खान साहब देखिए, उसका बेहतरीन हल ये है, उसका एक बड़ा सिंपल सा, कि ये बैठ के उसके जो है पैरामीटर्स तय कर लें पॉलिटिकल पार्टीज और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो जाएं। और हम तो पहले से दिन से कह रहे हैं, जिसको ये बेसिक राइट है पाकिस्तान के, लेकिन आप तो कंडीशनल मुज़ाकरात चाहते हैं, आप कहते हैं जी इंतखाबात की जल्दी तारीख दें फिर हम बैठेंगे। आप ओपन अनकंडीशनल बैठेंगे। देखिए, अनकंडीशनल की बात ही खत्म हो गई है, अब तो तारीख दे दी है। प्रोविंशियल की तो ये देने के पाबंद हैं, आप छोड़ दें अपना। मैं जनरल इलेक्शंस की बात कर रहा हूं सर, आप पहले भी नहीं बैठे, आपने कहा एक पॉइंट पे, एक नुक्ते पे बैठेंगे जल्द इंतखाबात पे। अर्ज ये है कि जनरल इलेक्शन में ये जितना लीगली उसको स्ट्रेच कर सकते हैं कर लें, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी तो आप प्रोविंशियल पे आ जाए ना, जिसका कि हाई कोर्ट ने डिफाइन कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन कर दिया है। हम हर जो है वो फैसला कबूल करेंगे, सब उसके इलेक्शंस की जो करवाने के जो डिटेल है कि किस किस उसके तहत होने चाहिए, जब सारे इस पे एग्री करके हो जाएंगे तो फिर वेरी राइट पॉइंट वेल टेकन सर। जरा वक्त की कमी है, मैंने दो मेहमानों से कमेंट लेना है। साबिर बलोच साहब और सना मिर्जा साहिबा, सेम क्वेश्चन कि क्या आप समझते हैं कि एक आखिरी सियासी राउंड की गुंजाइश है सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात से पहले, कि जिसमें अगर आगे भी करने हैं तो उसकी कोई तयन हो जाए या रूल्स ऑफ द गेम तय करने का कोई तयन हो जाए, या आप समझते हैं कि इसी तरीके से तहरीक इंसाफ भी अपनी कैंपेन लॉन्च करेगी, नून लीग, पीपल्स पार्टी, और वो जो कड़वाहट इस वक्त हमें नजर आ रही है वो मजीद बढ़ जाएगी? साबिर साहब, फर्स्ट टू यू। जनाब देखें, मैं आपसे एक अर्ज कर लूं, आप देख लें कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने हमेशा पॉलिटिकल हार्मनी की बात की है। उन्होंने हमेशा ये बात की है कि इकट्ठे मिलकर बातचीत करनी चाहिए। राइट फ्रॉम द जिस दिन इन्होंने टेक ओवर किया था, जरदारी साहब ने उस दिन भी कहा था इमरान खान को कि पाकिस्तान के बका के लिए बेहतर यही है कि हम सब इकट्ठे मिलकर सोचें, समझें और प्रॉब्लम निकालें। लेकिन ये बात अब इमरान खान साहब पे, वो तो हाथ मिलाने के लिए किसी से तैयार नहीं है। भाई ये जाती मामला तो है नहीं, पूरे वजह अगर पर्सनल मामले हो तो जरदारी साहब तो खुद आपसे हाथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन उन मुल्क की खातिर उन्होंने ये सब चीजें की थी। लेकिन अब बात ये कि इसको आप समझाएंगे, इनको आप विल यू टेक दिस गारंटी कीजिए कि आप इमरान खान साहब को कह सकते हैं कि जी कि वो आए पॉलिटिकल हार्मनी की बात करे? वो नहीं करेगा, इसलिए उसका एजेंडा और है, अल्लाह जाने उसके दिमाग में क्या बैठा हुआ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी आर, वो जो भी अप्रोच रखें या माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो भी ये कंडक्ट रहा है इस हवाले से, लेकिन आप समझते हैं कि अभी भी गुंजाइश है कि आप लोग बैठ सकते हैं आपस में या नहीं? भाई हमारी तरफ से बिल्कुल गुंजाइश है। आपकी तरफ से चल, उनकी तरफ से आपको नजर आती है कि नहीं? वो नहीं आती है आपको? मुझे मैं इनका पास्ट रिकॉर्ड देख के मुझे नहीं पता। देखे ना, बात ये कि पीपल्स पार्टी होप्स तो हाई रखनी चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। सना मिर्जा साहिबा, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बैठेंगे, लेकिन अगर हम इस केस की बात करें तो होगा कि कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आप अपने अपने पार्टी के लीडरान से जाएं, बात करें, अगर उनसे एडवाइस लें, मिल बैठकर कुछ डिसाइड कर सकते हो तो करें। लेकिन वो चांस पॉलिटिकल पार्टीज ने गवा दिया। अगर उस चांस को अवेल कर लिया जाता तो शायद सुप्रीम कोर्ट के आज का जो डिसीजन है उस पर कुछ फर्क पड़ता। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अंदर ये विलिंगनेस है कि वो एक साथ बैठकर कुछ डिसाइड कर सके, और अगर ये कर भी लेती हैं तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
डिसीजन को, इस माहौल में आप किस किस्म का इलेक्शन देख रही हैं? देखिए मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ एजिटेशन के प्रोसेस की तरफ जाएगा और इसमें ऑब्वियसली वही होगा कि जो हुकूमतें हैं, जो निगरां हुकूमतें हैं, उनके ऊपर अलग इल्जामात लगेंगे, मौजूदा वफाकी हुकूमत पर अलग इल्जामात लगेंगे और इसके अलावा जो सिस्टम्स हैं, जो इदारे हैं, इलेक्शन कमीशन है, दीगर इदारे हैं, इनके ऊपर अलग इल्जामात लगेंगे। लेकिन इस डिसीजन के बाद खुद अदलिया के हवाले से भी बहुत सारे सवाल जो हैं वो उठ चुके हैं, तो मेरा ख्याल है उनके ऊपर भी बात करने की जरूरत है। पब्लिक स्फीयर में डिस्कस होंगे, जो कि अदालत के तकद्दुस के लिए भी एक अच्छी बात नहीं है, जैसे हम बात करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस डिसीजन के बाद सिर्फ मसाइल हल नहीं हुए हैं, बल्कि मसाइल का एक नया पंडोरा बॉक्स है जो कि खुला है और इसके बाद आने वाले दिनों में हम बिल्कुल देखेंगे कि एक के बाद एक क्वेश्चन जो है वो इस डिसीजन के हवाले से उठते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट। सना मिर्जा साहब हमारे साथ आप मौजूद नहीं, सरदार शाहजहां यूसुफ साहब, इब्राहिम खान साहब, साबिर बलोच साहब, आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, इसके बाद क्या सूरत हाल बनती है वो तो हम देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ किस तरीके से बिहेव करती हैं, लेकिन जो आसार है कोई बहुत ज़्यादा हमें अच्छे नज़र नहीं आते। अल्लाह हम पर रहम करे, पाकिस्तान पे, पाकिस्तान के अवाम पे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।